ठीक है, अब हमारे पास टॉपिक है व्यू बैग इन ASP.NET MVC। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में व्यू डेटा पढ़ा था। ठीक है, हमने ये पढ़ा है कि 3 हमारे पास टाइप्स होती हैं जिसके थ्रू हम कंट्रोलर से व्यू में डेटा पास करवा सकते हैं। एक व्यू डेटा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है और अब हम देख रहे हैं व्यू बैग। ठीक है, तो व्यू बैग क्या होता है, इसका पहला पॉइंट देखो आप, व्यू बैग इज ऑल्सो यूज टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम अ कंट्रोलर टू अ व्यू। ठीक है, मतलब वही बात जो व्यू डेटा में हमने पढ़ी थी, व्यू बैग भी वही काम करता है कि कंट्रोलर से डेटा कहां पे ट्रांसफर करवाता है, व्यू में। ठीक है, फिर यहाँ पे सेकंड पॉइंट, अब यहाँ पे देखो, व्यू बैग एग्जिस्ट ओनली फॉर द करंट रिक्वेस्ट एंड बिकम्स नल इफ द रिक्वेस्ट इज रीडायरेक्ट। मतलब जिस तरह मैंने व्यू डेटा में बताया था कि अगर व्यू डेटा का डेटा आप एक व्यू से दूसरे व्यू में भेजना चाह रहे हो तो वो आप नहीं कर सकते। सेम उसी तरह व्यू बैग से भी अगर आप एक डेटा एक व्यू से दूसरे व्यू में भेजना चाह रहे हो तो तब भी आप व्यू बैग के थ्रू ये काम नहीं कर सकते। मैंने तीसरी टाइप बताई थी टेम्प डेटा। ठीक है, उसको इस लेक्चर के बाद देखेंगे। ठीक है, तो उसके थ्रू मैं क्या कर सकता हूं, एक व्यू का डेटा दूसरे व्यू में सेंड कर सकता हूं। ठीक है, इस तरह से। तो अब मैं यहाँ पे आता हूं, स्टार्ट करते हैं हम फॉर एग्जांपल इसका प्रैक्टिकल वर्क। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूं, न्यू प्रोजेक्ट हम लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसका हम नाम रख लेते हैं व्यू बैग डेमो। ठीक है, ओके करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं पिछले प्रोजेक्ट को। ठीक है, एम्प्टी सेलेक्ट करना है और यहाँ पे जाके MVC के ऊपर चेक लगाना है और ओके। ठीक है, ये चेक लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो MVC की फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं, मतलब जो भी लाइब्रेरीज है, रेफरेंसेस हैं, ठीक है, वो हमारे पास यहाँ पे ऐड होते हैं। ठीक है, तो ये देखो रेफरेंसेस हमारे पास ये ऐड हो रहे हैं रेफरेंसेस के अंदर। ठीक है, ये ऐड हो जाए तो हमने कंट्रोलर बनाना है। ठीक है, कंट्रोलर्स के फोल्डर में आते हैं, राइट क्लिक करते हैं, ऐड करते हैं कंट्रोलर। ठीक है, और यहाँ पे MVC5 कंट्रोलर एम्प्टी। ठीक है, और इसका नाम हम यहाँ पे रख लेते हैं होम कंट्रोलर। ठीक है, ऐड करते हैं इसको। ठीक है, हमारे पास कंट्रोलर ऐड हो गया, होम कंट्रोलर, और इसका एक एक्शन मेथड। ठीक है, इसको व्यू के साथ अटैच करते हैं इस एक्शन मेथड को। इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूं और ऐड व्यू में जाता हूं। ठीक है, और इसका नाम यही रहने देते हैं। ऐड पे क्लिक करता हूं तो ये हमारे पास एक व्यू ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब हम यूज करेंगे यहाँ पे ये जो हमारा इंडेक्स का एक्शन मेथड है, इसमें मैं व्यू बैग की ये ऑब्जेक्ट यूज करूंगा। ठीक है, यहाँ पे जाते हैं व्यू बैग। ठीक है, और अब देखो व्यू बैग के साथ हम यहाँ पे यूज करेंगे प्रॉपर्टी। सही है, तो यहाँ पे देखो व्यू बैग है और अब मैं डॉट लगाता हूं। ठीक है, और जिस तरह व्यू डेटा में हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा के उसके वेरिएबल का नाम देते थे, ठीक है, इस तरह यहाँ पे हम डॉट लगा के एक हमारे पास डायनेमिक प्रॉपर्टी है उसका नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल उस प्रॉपर्टी का नाम हम अपनी मर्जी से रख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका नाम मैं रखता हूं मैसेज। ठीक है, सही है, मतलब जिस तरह व्यू डेटा के अंदर हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक की अपनी मर्जी से सेट करवा रहे थे ना, उसी तरह से व्यू बैग की एक प्रॉपर्टी जिसका नाम मैं क्या रख रहा हूं, मैसेज, मतलब ये अपनी मर्जी से मैं नाम रख रहा हूं। ठीक है, और इसके अंदर अब मैं स्टोर करवा देता हूं फॉर एग्जाम्पल कोई भी मैसेज। यहां पे मैं कहता हूं मैसेज फ्रॉम व्यू बैग। ठीक है, सही है, मतलब इसके अंदर जो मैसेज सेव होगा इस डायनेमिक प्रॉपर्टी के अंदर, उसका क्या है, मैसेज का नाम मैसेज फ्रॉम व्यू बैग। ठीक है, अब देखो इसको जरा गौर से समझो, ये जो मैंने प्रॉपर्टी दी है, ये हमारे पास आपको याद होगा हमने C# में एक डायनेमिक का कीवर्ड पढ़ा था, वॉर और डायनेमिक के कीवर्ड्स पढ़े थे। ठीक है, और डायनेमिक का जो कीवर्ड था मैंने आपको बताया था, जिस वेरिएबल से पहले डायनेमिक लगा हुआ हो उसका मतलब उस वेरिएबल को मैं किसी भी टाइप का डेटा दे सकता हूं, इंटीजर, स्ट्रिंग, कैर, फ्लोट, किसी भी क्लास का डेटा मैं दे सकता हूं। ठीक है, उसी तरह यहां पे ये एक वेरिएबल है जो कि पहले से डायनेमिक टाइप का बना हुआ है, और मैंने आपको यह भी बताया था कि डायनेमिक प्रॉपर्टी को या डायनेमिक वेरिएबल को आप जो भी डेटा देते हो, ये सारा काम डिसाइड कहां पे होता है, रन टाइम पे डिसाइड होता है। मतलब मैसेज प्रॉपर्टी के अंदर किस टाइप का डेटा है ये डिसाइड कहां पे होगा, रन टाइम पे। हमें तो पता है ना कि इसके अंदर मैं स्ट्रिंग दे रहा हूं।
ठीक है, लेकिन ये डिसाइड कब होगा कि इस प्रॉपर्टी के बाद स्ट्रिंग है, ये डिसाइड होगा रन टाइम के ऊपर, सही है, जब कंपाइल टाइम के फेज से हम निकल जाएंगे, सही है। फिर इसी तरह मैं यहां पे आता हूं, एक और व्यू बैक का ऑब्जेक्ट बनाता हूं, ठीक है, और इसका नाम मैं रखता हूं अपनी मर्जी से, यहां पे मैं कहता हूं अब करंट डेट, ठीक है। ये नाम देखो मैं खुद रख रहा हूं, जिस तरह वेरिएबल का नाम रखते हैं, जिस तरह हमने व्यू डेटा में की का नाम रखा था, ठीक है। यहां पे आके अब मैं करंट डेट दे देता हूं इसको, क्लास यूज करते हैं डेट टाइम डॉट नाउ, और इसका हम यूज करते हैं टू लॉन्ग डेट स्ट्रिंग, ठीक है। मतलब टाइम के अंदर से मुझे क्या दिखाना है, डेट, कौन सी डेट, लॉन्ग डेट, ठीक है, मतलब जो लॉन्ग फॉर्मेट होता है जिसके अंदर हमारे पास डेट सॉरी डे और मंथ का नाम आता है, जिस तरह जनवरी, ठीक है, इस तरह से, और उसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके इस डायनेमिक प्रॉपर्टी के पास सेट करवा रहे हैं, ठीक है। मतलब यहां पे उसी तरह व्यू डेटा की तरह जिस तरह हम सिंगल वैल्यू स्टोर करवाते थे, उसी तरह मैं व्यू बैक की डायनेमिक प्रॉपर्टी को यूज करते हुए उसके अंदर अलग अलग डेटा सेव करवा रहा हूं, स्टोर करवा रहा हूं, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ मैंने आपको बताया था कि हम एरे भी स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है, व्यू डेटा में, ठीक है। अब मैं यहाँ पे व्यू बैक के अंदर भी एरे स्टोर करवा सकता हूं, एरे या लिस्ट स्टोर करवा सकता हूं। तो अगर मैं उसी तरह का एक एरे बनाऊं, ठीक है, इसका नाम रख लेते हैं हम फ्रूट्स, ठीक है, और एरे के लिए यहां पे आएगा 2 स्क्वायर ब्रैकेट और इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट, और यहां पे मैं उसी तरह फ्रूट्स के नाम देता हूं, एप्पल, बनाना, ठीक है, ग्रेप्स, और यहां पे मैं इसको दे देता हूं ऑरेंज, ठीक है। अब देखो ये जो एरे है ये मैं किसको पास करूंगा, व्यू बैक की एक डायनेमिक प्रॉपर्टी को पास करूंगा। तो यहां पे आते हैं व्यू बैक और इसकी हम प्रॉपर्टी बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल इसका नाम रख लेते हैं फ्रूट्स एरे, ठीक है, और इसके अंदर मैं पास कर देता हूं ये फ्रूट्स वाला एरे, ठीक है। मतलब ये भी समझ लो एक ऑब्जेक्ट ही है, व्यू बैक का एक ऑब्जेक्ट है फ्रूट्स एरे, मतलब जिसको मैं डायनेमिक प्रॉपर्टी कह रहा हूं, और उसके अंदर मैं क्या स्टोर करवा रहा हूं, फ्रूट्स का एरे। फिर इसी तरह से अगर मैं यहां पे आऊं व्यू बैक, एक और मैं बनाऊं, ठीक है, डॉट, और यहां पे अब इसका नाम रखता हूं मैं स्पोर्ट्स लिस्ट, ठीक है, और इसी तरह वो जो लिस्ट का हमने ऑब्जेक्ट पास किया था, ठीक है, मतलब इसके अंदर मैं कहता हूं जो स्पोर्ट्स के नेम्स आएंगे वो स्ट्रिंग के अंदर होंगे, ठीक है, सही है। और यहां पे आके इस तरह से मैं इसके अंदर स्पोर्ट्स के नेम स्पेसिफाई कर लेता हूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहां पे हम कह देते हैं क्रिकेट, ठीक है, फिर दूसरा आइटम मैं यहां पे दे देता हूं फुटबॉल, ठीक है, तीसरा हम दे देते हैं हॉकी, और यहां पे आके लास्ट हम दे देते हैं फॉर एग्जांपल बेसबॉल, ठीक है। अब ये देखो ये जो जितना भी डेटा है, ठीक है, मतलब ये 2 सिंगल लाइन डेटा है वो भी मैं ऑब्जेक्ट व्यू बैक के डायनेमिक प्रॉपर्टी में सेव करवा रहा हूं, फिर उसी तरह एरे है और लिस्ट है। तो अब इनको मैं अपने व्यू में जाके एक्सेस करता हूं, ठीक है। तो यहां पे आते हैं, फॉर एग्जांपल मैं h2 का ही टैग लेता हूं, और यहां पे सबसे पहले वो जो हमने एक बनाया था मैसेज, ठीक है, यहां पे व्यू बैक और उसकी एक प्रॉपर्टी थी मैसेज, ठीक है, सही है। फिर इसी तरह एक और मैं यहां पे बनाता हूं h2, और इसके अंदर हमने एक बनाया था व्यू बैक डॉट करंट डेट, ठीक है। मतलब यहां पे अगर मैं आपको आके दिखाऊं, देखो मैसेज और करंट डेट इन दोनों को एक्सेस कर रहा हूं मैं अपने व्यू के अंदर h2 के टैग के अंदर, ठीक है। फिर यहां पे आते हैं अब एरे, ठीक है, अब एरे और लिस्ट मुझे एक्सेस करवाना है। तो यहां पे मैं आता हूं, ठीक है, मैं रेजर सिंटैक्स कोड ब्लॉक ओपन करता हूं, और यहां पे उसी तरह फॉर ईच का लूप, ठीक है, और यहां पे आता हूं, मुझे पता है कि स्ट्रिंग है, ठीक है, और इसका वेरिएबल बनाते हैं आई, और इसके अंदर डेटा कहां से आएगा, जो हमने बनाया था व्यू डेटा, सॉरी व्यू डेटा नहीं बल्कि व्यू बैग डॉट, और यहां पे उसका नाम हम कॉपी कर लेते हैं एरे का। एरे का नाम क्या रखा था हमने, फ्रूट्स एरे, ठीक है, इसको कॉपी करता हूं और यहां पे डॉट के बाद इसको पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। अच्छा अब देखो यहां पे एरर नहीं आ रहा, एक डिफरेंस मैं यहां पे बता रहा हूं व्यू डेटा और व्यू बैग का। व्यू बैग को जब हम एक्सेस कर रहे थे अपने व्यू के अंदर, तब हमें टाइप कास्टिंग करनी पड़ रही थी, याद है,
लेकिन अब मुझे यहाँ पे व्यू बैग के साथ टाइप कास्टिंग करने की जरूरत नहीं है। मतलब व्यू बैग हमारे लिए ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग कर देगा। सही है, मतलब मुझे यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ये ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, व्यू डेटा में हम कर रहे थे लेकिन यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आता हूं। अच्छा देखो, मैं इसको अनऑर्डर्ड लिस्ट में चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे यूएल बनाता हूं और इस पूरे रेजर सिंटैक्स को मैं इसके अंदर रख देता हूं। और अब मैं यहाँ पे आता हूं एलआई के अंदर, मैं कहता हूं ये आई, ठीक है, जिसके पास फ्रूट्स एरे के 1 by 1 वैल्यूज आ रही है ना, इस आई के पास वो लिस्ट आइटम्स में हमें प्रिंट हो जाए। ठीक है, फिर इसी तरह ये एरे का डेटा मैंने एक्सेस किया। फिर यहाँ पे दूसरा था हमारे पास लिस्ट के लिए, ठीक है, जो स्पोर्ट्स लिस्ट थी, इसका क्या नाम था, व्यू बैग डॉट स्पोर्ट्स लिस्ट। ठीक है, तो यहां पे आता हूं। ठीक है, अब इसी तरह मुझे पता है कि इसका जो फॉर ईच लूप है उसके अंदर भी स्ट्रिंग आएगा, तो यहां पे फ्रूट्स एरे की जगह मैं क्या पास कर दूंगा, स्पोर्ट्स लिस्ट। अब देखो फर्क है, यहां पे जो था वो एरे था, यहां पे लिस्ट है, लेकिन दोनों केसेस में हमें टाइप कास्टिंग करने की जरूरत नहीं है। ये एक डिफरेंस है। ठीक है, मतलब यहां पे हमें टाइप कास्टिंग करने की जरूरत नहीं है, किसके केस में, व्यू बैग के केस में, लेकिन व्यू डेटा के केस में हमें टाइप कास्टिंग करने की जरूरत थी। ठीक है, तो अब अगर मैं यहां तक आपको ये रन करके दिखाऊं, देखो सारा डेटा एक्सेस हो रहा है। सही है, सेम उसी तरह। ठीक है, मतलब यहां पे पहले हम व्यू डेटा यूज कर रहे थे, अब मैं व्यू बैग यूज कर रहा हूं। ठीक है, ये हमारे पास दो लाइंस है। ठीक है, ये हमारे पास एरे है और इसके बाद ये हमारे पास क्या है, लिस्ट है। ठीक है, जो कि अब हम व्यू बैग की मदद से, ठीक है, सिंटैक्स का थोड़ा डिफरेंस है। और एक डिफरेंस हमने क्या देखा है कि टाइप कास्टिंग की जरूरत व्यू बैग के केस में नहीं पड़ती, लेकिन व्यू डेटा के केस में हमें पड़ती है। ठीक है, अच्छा फिर यहां पे अभी देखो, व्यू बैग में भी मैं एरे भी पास करवा सकता हूं। ठीक है, अगर मैं यहां पे आऊं, ठीक है, देखो सही है, यहां पे आता हूं, मैं इसको सेव करता हूं। ठीक है, देखो व्यू बैग के अंदर मैं सिंगल लाइन भी सेव करवा रहा हूं, सिंगल लाइन भी, एरे भी और लिस्ट भी। ठीक है, तीसरी चीज हमने पढ़ी थी व्यू डेटा में भी कि अगर मुझे ऑब्जेक्ट स्टोर करवाना है, ठीक है, तो वो किस तरह से करेंगे, तो उसी तरह से करेंगे। यहाँ पे मॉडल में आता हूं मैं, ठीक है, और इसके अंदर एक क्लास ऐड करवा लेते हैं। ठीक है, मैंने बताया था कि मॉडल हम डेटाबेस के लिए यूज करते हैं, लेकिन फिलहाल अभी मैं जस्ट इसके अंदर एक क्लास बना रहा हूं। ठीक है, सही है, यहाँ पे उसी तरह हम क्लास बना लेते हैं एम्प्लॉय। ठीक है, इसको मैं ऐड करवा लेता हूं इस मॉडल के अंदर। मतलब मॉडल के अंदर जो हम क्लासेस बनाते हैं वो डेटाबेस के साथ वर्क करती है, लेकिन अभी डेटाबेस का काम नहीं कर रहा मैं इन क्लासेस के अंदर। मैं जस्ट यहाँ पे एम्प्लॉय से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज बनाता हूँ। ठीक है, ऑटो इंप्लीमेंटेड प्रॉपर्टीज बना रहा हूं मैं। ठीक है, और यहाँ पे इसी तरह इसको मैं कॉपी करता हूं। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी में मैं यहाँ पे कहता हूं एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी में मैं यहाँ पे कहता हूं एम्प्लॉय नेम, और तीसरे में मैं यहाँ पे कहता हूं एम्प्लॉय डेजिग्नेशन। ठीक है, और यहाँ पे आके नेम की डेटा टाइप स्ट्रिंग और डेजिग्नेशन की डेटा टाइप भी स्ट्रिंग। सही है, अब कंट्रोलर क्या करेगा, मॉडल से डेटा लेगा और डिस्प्ले कहां पे करवाएगा, व्यू में डिस्प्ले करवाएगा। ठीक है, तो यहां पे कंट्रोलर के अंदर हम क्या बनाएंगे, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। कौन सी क्लास का, एम्प्लॉय क्लास का। ठीक है, तो यहां पे आता हूं। अब देखो एम्प्लॉय हमारे पास नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि इसके लिए मुझे एक नेम स्पेस ऐड करना पड़ेगा। कौन सा नेम स्पेस, व्यू बैग डेमो और उसके अंदर जो फोल्डर है मॉडल्स। ठीक है, तो यहां पे जाओ, नीचे हिंट दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करो तो देखो पहला आ रहा है यूजिंग व्यू बैग डेमो डॉट मॉडल्स। मतलब ये पैकेज वही है जिसके अंदर हमने ये होम कंट्रोलर बनाया, लेकिन एक अलग फोल्डर में है। मतलब ये क्लास एम्प्लॉय की क्लास मॉडल्स के फोल्डर में, तभी मुझे यहाँ पे आके इसके लिए नेम स्पेस ऐड करवाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं इसके ऑब्जेक्ट का नाम रख लेता हूँ अनस। ठीक है, इज इक्वल टू न्यू और यहाँ पे एम्प्लॉय। ठीक है, और अब इसकी प्रॉपर्टीज को हम एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, अनस की एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम सेट करवा देते हैं 22, और यहाँ पे अनस डॉट एम्प्लॉय नेम, नेम हम सेट करवा देते हैं अनस कुरैशी। ठीक है, और फिर इसके बाद अनस डॉट डेजिग्नेशन,
ठीक है, और डेजिग्नेशन में हम यहाँ पे कह देते हैं मैनेजर, ठीक है। और अब यही जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अच्छा देखो एक हम मिस्टेक कर रहे हैं यहाँ पे, ये हमने गलती से बना लिए पैरेंथेसिस, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है हमें, सही है। यहाँ पे आते हैं, इसको थोड़ा सा ब्यूटीफाई करने के लिए मैं कंट्रोल के कंट्रोल डी, ठीक है। और अब ये जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है, जिसकी प्रॉपर्टीज को मैंने वैल्यूज दी हैं, इस प्रॉपर्टी को, इस ऑब्जेक्ट को मैं पास करूंगा अपने व्यू बैग के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आता हूं व्यू बैग, ठीक है, और एक बना लेता हूं यहाँ पे, इसका नाम रख लेता हूं एम्प्लॉय, एक डायनेमिक प्रॉपर्टी है, और इसके अंदर मैं पास कर देता हूं ये अनस का ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अब इसको मैं रिट्रीव करवाता हूं यहाँ पे अपने व्यू के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, ठीक है, एक रेजर सिंटैक्स ओपन करता हूं और एक यहाँ पे वेरिएबल बनाता हूं ए, और इसके अंदर मैं कहता हूं व्यू बैग, और इसका हमने क्या बनाया था प्रॉपर्टी अभी, एम्प्लॉय, ठीक है, सही है। तो अब यहाँ पे आता हूं इसके नीचे, ठीक है, अब पैराग्राफ में ओपन करता हूं, और पैराग्राफ के अंदर ये जो ए है यहाँ पे डॉट लगाता हूं। अब देखो डॉट लगाया तो हमारे पास वो नहीं आ रहा, मतलब एक और डिफरेंस है यहाँ पे, जब हमने वो यूज किया था व्यू डेटा, तब मैंने जब डॉट लगाया था तो एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय डेजिग्नेशन नीचे आ रहे थे इंटेलिजेंस में, लेकिन अब नहीं आ रहे, यहां पे मुझे खुद से लिखना पड़ेगा, ठीक है, प्रॉपर्टी का नाम एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, क्योंकि देखो ये चेक कहां पे करेगा, रन टाइम पे चेक करेगा कि इसके पास ये प्रॉपर्टी अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। मैं इसको कॉपी करता हूं, यहां पेस्ट करता हूं, ठीक है। यहां पे तीसरा था एम्प्लॉय, दूसरा था एम्प्लॉय नेम, और तीसरा था एम्प्लॉय डेजिग्नेशन, ठीक है। तो यहाँ पे इनके एक दफा नाम हम चेक कर लेते हैं जो हमने प्रॉपर्टीज बनाए थे, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और डेजिग्नेशन, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अब इस केस में मैं यहाँ पे आके रन करता हूँ इसको, तो हम देखते हैं, अच्छा देखो यहाँ पे कास्टिंग करने की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है, देख रहे हो, मैंने यही बताया था ना, व्यू बैग के केस में हमें कास्टिंग करने की जरूरत नहीं है, व्यू डेटा में जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे आके रन करते हैं, सही है, देखो नीचे नाम आ रहे, ठीक है, आईडी, नेम और डेजिग्नेशन, मतलब ये भी हमारे पास बिल्कुल सही यहाँ पे वर्क कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, इसको स्टॉप करते हैं, अब इसकी थ्योरी के ऊपर आते हैं, ठीक है, सही है। यहाँ पे देखो ये पॉइंट मैंने अभी क्लियर किया कि अगर एक व्यू से दूसरे व्यू पे मुझे डेटा ट्रांसफर करना है तो ना तो मैं व्यू डेटा यूज कर सकता हूं, ना व्यू बैग यूज कर सकता हूं। इसके लिए मैंने बताया तीसरा एक टेम्प डेटा होता है जो आगे देखेंगे, ठीक है। फिर यहां पे देखो व्यू बैग इज अ डायनेमिक प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन द डायनेमिक फीचर्स इंट्रोड्यूस्ड इन C# 4.0। आपको याद है हमने डायनेमिक कीवर्ड पढ़ा था, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो C# के ट्यूटोरियल्स में वॉर एंड डायनेमिक कीवर्ड्स के नाम से एक हमारे पास वीडियो है, वो देख सकता है, उसके अंदर हमने डायनेमिक कीवर्ड को डिस्कस किया था, ठीक है। मतलब डायनेमिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसके अंदर आप किसी भी टाइप का डेटा दे सकते हो, और जो भी आप डेटा दोगे, फॉर एग्जाम्पल हमने स्ट्रिंग दिया था, ठीक है, तो ये चीज डिसाइड कब होगी, रन टाइम पे डिसाइड होगी, कंपाइल टाइम पे कोई भी एरर्स नहीं आएंगे, ठीक है। फिर इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्यू बैग डज नॉट रिक्वायर टाइप कास्टिंग व्हेन यू यूज कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप, मतलब जब आप एरे, लिस्ट या ऑब्जेक्ट्स वगैरह यूज करते हो तो इस केस में टाइप कास्टिंग की जरूरत नहीं है, टाइप कास्टिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है, सही है, ये इसका एक पॉइंट है। फिर सिंटैक्स, व्यू बैग लिखा था डॉट, और फिर इस प्रॉपर्टी नेम की जगह जो नाम आप सेट करते हो वही प्रॉपर्टी का नाम बन जाता है, सही है, ये बात याद रखना। फिर वैल्यू हम किस टाइप की दे सकते हैं, मतलब स्ट्रिंग दे सकते हैं, इंटीजर, एरे, लिस्ट और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहां पे देखो यही बता रहा है कि प्रॉपर्टी इज अ स्ट्रिंग वैल्यू दैट रिप्रेजेंट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ अ व्यू बैग, ठीक है, मतलब जो भी आप नाम सेट करते हो वो व्यू बैग की प्रॉपर्टी का नाम सेट हो जाता है, जिस तरह व्यू डेटा में हम स्ट्रिंग की लिखते थे, सही है। फिर यहां पे देखो वैल्यू क्या क्या दे सकते हैं, इज द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ व्यू बैग, ये तो पता है हमें। फिर वैल्यू क्या क्या हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकता है, ऑब्जेक्ट, लिस्ट, एरे या कोई भी डिफरेंट डेटा टाइप सच एज इंट, कैर, फ्लोट, डबल, डेट टाइम वगैरह, ठीक है। फिर यहां पे नोट देखो, अब वही पॉइंट जो हमने व्यू डेटा में भी डिस्कस किया था, ठीक है। अब पॉइंट क्या है, व्यू बैग डज नॉट प्रोवाइड कंपाइल टाइम एरर चेकिंग, मतलब
अगर कंपाइल टाइम पे कोई एरर है तो व्यू बैक के केस में भी कंपाइल टाइम एरर चेकिंग नहीं होती। ये चेकिंग कहां पे होगी? रन टाइम पे जाके होगी। मतलब अगर मैं यहां पे आऊं, ठीक है, देखो यहां पे फ्रूट्स का एरे था, ठीक है, ये एक फ्रूट्स का एरे था। अच्छा, यहां पे हमने एक मिस्टेक कर दी, यहां पे दोनों जगह हमने फ्रूट्स का एरे पास कर दिया था, ठीक है। यहां पे क्या आएगा? यहां पे अगर मैं अपने कंट्रोलर में आऊं, ठीक है, और यहां पे हमने स्पोर्ट्स लिस्ट पास करना था, ठीक है। यहां पे आते हैं इंडेक्स पे और स्पोर्ट्स लिस्ट पास करते हैं, क्योंकि एक लूप में मैंने फॉर ईच के लूप के थ्रू मैंने फ्रूट्स का एरे प्रिंट करवाया था और दूसरा लिस्ट, स्पोर्ट्स की लिस्ट ऐड करवाई थी, ठीक है। अब यहां पे देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे देखो, हमारे पास इसका क्या नाम है? स्पोर्ट्स लिस्ट, ठीक है। अगर मैं यहां पे स्पोर्ट्स लिस्ट कर दूं तो देखो एरर नहीं आ रहा कंपाइल टाइम पे, ठीक है, क्योंकि ये चेक कहां पे होगा? रन टाइम पे चेक होगा कि हमारे पास ये स्पोर्ट्स लिस्ट नाम से कोई व्यू बैक की प्रॉपर्टी मौजूद है या नहीं है, ठीक है। और रन टाइम पे क्या होगी? फिर एक्सेप्शन आएगी, कौन सी? नल रेफरेंस एक्सेप्शन आएगी, ठीक है, ये बात याद रखना। तो यहां पे आके मैं इसको वापस स्पोर्ट्स लिस्ट कर देता हूं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। यही पॉइंट बता रहा है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू मिस स्पेल कीज यू वुडेंट गेट एनी कंपाइल टाइम एरर्स। मतलब कंपाइल टाइम पे कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन रन टाइम पे आपके पास क्या आएगी? एक्सेप्शन आएगी, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। फिर सबसे लास्ट पॉइंट इसका, व्यू डेटा एंड व्यू बैक कैन एक्सेस ईच अदर डेटा इंटरचेंजेबली। ये समझने वाला पॉइंट है। ये कह रहा है कि व्यू डेटा का जो ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी वेरिएबल होगा, मतलब व्यू डेटा के ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो व्यू डेटा के थ्रू भी एक्सेस हो सकती है और व्यू बैक के थ्रू भी एक्सेस हो सकती है। किस तरह? ये देखो, मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। मैं यहां पे आता हूं होम कंट्रोलर में, ठीक है। यहां पे नीचे आते हैं, व्यू से पहले मैं यहां पे एक बनाता हूं व्यू बैक, ठीक है, और इसको मैं एक प्रॉपर्टी देता हूं, उसका नाम रखता हूं कॉमन मैसेज। सही है, सही है। और मैं यहां पे कहता हूं दिस मैसेज इज एक्सेसिबल बाय बोथ व्यू बैक एंड व्यू डेटा, ठीक है। स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं। मतलब देखो यहां पे क्या कह रहा है कि ये जो मैंने व्यू बैक की एक प्रॉपर्टी बनाई है उसके अंदर मैसेज क्या प्रिंट करवाया? दिस मैसेज इज एक्सेसिबल बाय बोथ व्यू बैक एंड व्यू डेटा। ये है क्या? ये व्यू बैक है ना, लेकिन इसको मैं व्यू में एक्सेस करूंगा व्यू डेटा के थ्रू। ये काम भी मैं कर सकता हूं। देखो मैं यहां पे आता हूं, ठीक है, सबसे लास्ट में आ जाते हैं। यहां पे एक S2 का टैग ओपन करता हूं, ठीक है, और इसके अंदर मैं व्यू डेटा ओपन करता हूं, ठीक है, व्यू डेटा। और यहां पे क्योंकि आपको पता है व्यू डेटा के अंदर हम क्या देते हैं? की में काम करते हैं। और अब मैं की जगह यहां पे डायनेमिक प्रॉपर्टी देता हूं। डायनेमिक प्रॉपर्टी का क्या नाम था? कॉमन मैसेज। इसको मैं कॉपी करता हूं और व्यू डेटा के इधर पास कर देता हूं, ठीक है। और फिर इसी तरह यहां पे आता हूं, ठीक है, और अब इसी प्रॉपर्टी को व्यू बैक के थ्रू एक्सेस करता हूं, ठीक है। यहां पे आता हूं व्यू बैक डॉट, सही है, ठीक है। तो अब देखो मैं यहां पे एक मैसेज प्रिंट करवा देता हूं। यहां पे कहता हूं डेटा कम्स फ्रॉम व्यू डेटा, ठीक है, सही है। मतलब पहले पैराग्राफ में जो डेटा आ रहा है वो व्यू डेटा के थ्रू आ रहा है और दूसरे में यहां पे ये जो डेटा आ रहा है वो आ रहा है व्यू बैक के थ्रू, ठीक है, सही है। तो अब यहां पे आके रन करूंगा तो आप रिजल्ट देखना। मतलब देखो यहां पे कंट्रोलर में मैंने सिर्फ व्यू बैक बनाया है, ठीक है, लेकिन इस मैसेज को एक्सेस कौन कौन कर रहा है? व्यू बैक तो एक्सेस कर सकता है, इसके साथ साथ व्यू डेटा भी एक्सेस कर सकता है। तो अगर मैं यहां पे आके इसको रन करूं तो आप रिजल्ट देखना। अब देखो नीचे आते हैं, यहां पे देखो सबसे लास्ट में 2 लाइंस, ठीक है, मैंने कंट्रोल में व्यू बैक डिक्लेयर किया था लेकिन उसका डेटा कौन एक्सेस कर रहा है? व्यू डेटा एक्सेस कर पा रहा है, ठीक है। और ये वाली जो लाइन है व्यू डेटा की है और यहां पे
ये वाली लाइन कहां से आ रही है, व्यू बैक के थ्रू आ रही है, ठीक है, ये पॉइंट भी हो सकता है। अच्छा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने व्यू बैक किया था ना, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे व्यू डेटा कर दूं, ठीक है, और यहाँ पे जो कॉमन मैसेज था इसको मैं इसकी एज अ की सेट कर दूं, ठीक है, इस तरह, तब भी दोनों यहां पे मतलब तब भी हमारे पास व्यू डेटा तो एक्सेस कर ही लेगा इसको, व्यू बैक भी व्यू डेटा का डेटा एक्सेस कर लेगा, ठीक है। तो अगर यहां पे आऊं रिजल्ट आपको रन करके दिखाऊं तो यहां पे भी हमें सेम रिजल्ट मिलेगा जो कि व्यू बैक के केस में मिल रहा था, ठीक है। नीचे आते हैं, अब यहां पे देखो दोबारा एक्सेस हो रहे हैं, ठीक है, मतलब व्यू डेटा हो या व्यू बैग हो उसका डेटा दोनों एक्सेस कर सकते हैं, व्यू डेटा भी एक्सेस कर सकता है और व्यू बैग भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो यहां पे इस पॉइंट पे यही बता रहा है कि व्यू डेटा और व्यू बैग एक दूसरे का डेटा एक्सेस कर सकते हैं इंटरचेंजेबली, मतलब चेंज करके एक दूसरे का डेटा वो एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, सही है। तो देखो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था व्यू बैग इन ASP.NET। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास कुछ डिफरेंसेस भी हैं, मतलब हमारे पास व्यू डेटा और व्यू बैग के अंदर कुछ डिफरेंसेस भी हैं, उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यहां तक क्लियर है?